कासिम सुलेमानी की मौत के 5 साल ईरान के हीरो कासिम सुलेमानी ने कैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस तैयार की, जो एक ताकतवर गठबंधन बन गया पूरे मिडिल ईस्ट में। लेकिन इजराइल से पंगा लेना किस तरह से भारी पड़ गया। आखिर 5 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी को मारने का आदेश दिया, और वो आदेश कैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खात्मे का कारण बन गया। आपको याद होगा, आज से 5 साल पहले 3 जनवरी को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हीरो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स के जन्मदाता को इराक के बगदाद में मार गिराया था। यह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खात्मे की शुरुआत थी अमेरिका द्वारा। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने एक समय इजराइल को चारों ओर से घेर लिया था। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इतना ताकतवर हो गया था कि वो कई लाख लोगों को मार चुका था अलग अलग जगहों पर। ईरान द्वारा बनाया गया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स से न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को खतरा पैदा हो गया था, बल्कि कई सुन्नी मुल्कों को भी खतरे में डाल दिया था ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स ने। सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश अब ईरान से वास्तविक खतरा महसूस करने लगे थे। आखिर ईरान ने मध्य पूर्व में खुद को सबसे बड़ी इस्लामिक शिया ताकत बनाने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स में बहुत बड़ा निवेश किया था, और इस निवेश के कर्ता धर्ता थे कासिम सुलेमानी, जो न सिर्फ ईरान के हीरो थे बल्कि हर उस शिया ताकत के हीरो थे जो ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स में साथ चल रहा था। ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स को वैसे ही बनाया था जैसे खलीफा ऑटोमन साम्राज्य में अपनी फोर्स तैयार करता था अलग अलग जगहों की लड़ाई के लिए। खलीफा की ये सभी फोर्स खलीफा के प्रति सम्मान व्यक्त करती थी, और वैसे ही ईरान के ताकतवर शासक खामनोई ने खलीफा की जगह ले ली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स के। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स के कमांडर, जैसे उदाहरण के लिए हिजबुल्लाह का कमांडर नसरल्लाह को लेबनान भेजा गया, तो कुछ को यमन, कुछ को सीरिया, तो कुछ को इराक। लेकिन ये सभी कमांडर ईरान के शासक खामनोई के प्रति जवाबदेह वैसे ही होते थे जैसे ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा के लिए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स वाकई बहुत ताकतवर हो गई थी, लेकिन क्या अब ये टूट गई है या फिर कुछ बचा है इसमें? क्या कासिम सुलेमानी की मौत के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स को संभालने वाला कोई नहीं बचा, या फिर अमेरिका, इजराइल और सुन्नी ताकतें इतनी मजबूत हो गई हैं कि ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स को खात्मा करने के नजदीक पहुंच गई? जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स के खात्मे की कहानी लिखी, क्या वहीं फिर से इसका खत्म करेंगे? आखिर ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स के खात्मे की आखिरी कील किसने ठोकी? सुन्नी ताकतें अब कैसे मिडिल ईस्ट में बैलेंस बनाएंगी, या फिर एक दूसरे से उलझेंगी और ईरान को फिर से मौका मिलेगा क्या? 5 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कासिम सुलेमानी की हत्या करने का आदेश दिया था। इसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का असर खत्म करने की भूमिका तैयार कर दी। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाने का प्रयास एक गंभीर प्रयास था, वही चीज जिसे सुलेमानी और कुद्स फोर्स अक्सर इजराइल के खिलाफ रिंग ऑफ फायर की रणनीति कहा करते थे। मध्य पूर्व के उथल पुथल भरे माहौल के बीच पिछले साल दिसंबर में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनोई ने कहा था, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर जितना दबाव बढ़ेगा वो उतना ही प्रेरित होगा। अब रेजिस्टेंस का दायरा इस क्षेत्र से भी आगे जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? अब सबसे पहले देखते हैं कि ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स क्या है और इन्हें बनाने का मकसद क्या था। 80 के दशक में ईरान ने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स बनाने की नींव रखी। इराक से ईरान पर हमला होता है, और जो सेकेंड युद्ध था सद्दाम हुसैन के साथ ईरान का, उसमें लगभग ईरान पूरी तरह से जीत गया था, लेकिन वो युद्ध अनिर्णय की स्थिति में छूटा था। लेकिन उसके बाद से ईरान ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, और ईरान में ऐसी ताकत खड़ी करने की एक तैयारी हुई जो अलग अलग जगह शिया ताकतों को आगे बढ़ा सके। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है लेबनान से। लेबनान में कहा जाता है कि लेबनान में जो शिया थे वो अल्पसंख्यक थे, सुन्नी जो थे वो बहुसंख्यक थे। हालांकि आज के समय में अगर देखा जाए तो
लेबनान में जो शिया है वो करीब 30% है, और जो सुन्नी है वो करीब 33% है, और जो ईसाई है वो भी 33% है। लेकिन ईरान ने कहा कि लेबनान में शियाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, और इसी भेदभाव से लड़ने के लिए लेबनान में ईरान ने नसरल्लाह को अपने एक कमांडर के तौर पर चुना और कमांडर के तौर पर वहां भेजा। नसरल्लाह ने एक सशस्त्र फौज तैयार कर दी लेबनान में। ना सिर्फ सशस्त्र फौज तैयार कर दी, बल्कि वहां सरकार के सापेक्ष एक कानून व्यवस्था अपनी भी बना दी, खास करके जो शिया कम्युनिटी है उसमें। और लेबनान में हिजबुल्लाह ना सिर्फ सुरक्षा दे रहा वहां लोगों की, बल्कि मेडिकल से लेकर और तमाम चीजों की शुरुआत वहां कर दी। सस्ते लोन देने से लेकर तमाम चीजों की वहां शुरू कर दी। इससे वहां के जो गरीब लोग थे उनमें हिजबुल्लाह के प्रति विश्वास बढ़ा, और इसी की वजह से हिजबुल्लाह को वहां समर्थन मिलने लगा और हिजबुल्लाह वहां बहुत ताकतवर हो। इसके बाद ईरान ने एक अगली और फोर्स तैयार की। वो फोर्स भेजी उसने यमन में। यमन में जो शासक है वो सुन्नी शासक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहां शियाओं के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। तो फिर वहां एक शियाओं का एक नेता बनाकर वहां भेजा जाता है, और शिया ताकत वहां बन जाती है। और जो ईरान है, कासिम सुलेमानी खास करके, जिन्हें हीरो कहा जाता है, जिन्हें अमेरिका ने मार दिया था आज से 5 साल पहले, उनके नेतृत्व में इन सभी फोर्सेस को ट्रेनिंग दी जाती है। उनको हथियार दिए जाते हैं लड़ाई के लिए, जमीनी लड़ाई के लिए, आसमानी लड़ाई। यह कहा जाता है कि लेबनान जैसे ताकतवर मिलिशियाओं के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइल्स हैं। हालांकि उन मिसाइल्सों का पता नहीं चला वो रॉकेट मिसाइल थी या क्या थी जो इजराइल पर छोड़ी गई। इजराइल का तो कुछ बिगड़ा नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के पूरे नेतृत्व को खत्म कर दिया। सबसे पहले नसरल्लाह का खात्मा किया, उसके बाद जो भी कमांडर वहां बन रहा है उसका खात्मा करता चला गया। लेकिन ये जो ताकतें हैं फिर यमन में हो गई। अब यमन में क्या हुआ, यमन में जो शासक था, अभी भी है वहां, थोड़ी सी जगहों पर शासन करने वाला, वहां सुन्नी शासक है, जिसके पक्ष में सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजी। लेकिन 2019 में एक समझौते के तहत वो सेना वापस आ गई, और यमन में फिर वहां शिया बहुत ताकतवर हो गए, जो हूती हैं जिन्हें कहा जाता है। उसके बाद फिर इराक भी ऐसी जगह है। इराक में शिया बहुसंख्यक हैं और सुन्नी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन सुन्नी शासक सद्दाम हुसैन ने वहां कब्जा कर लिया, और वहां कब्जा करके वहां के शासक बन गए। लेकिन अमेरिका ने उनको बेदखल कर दिया, और अमेरिका के बेदखल होने के बाद फिर वहां शिया मिलिशिया ताकतवर होने लगे, और शिया मिलिशियाओं ने ताकतवर होकर वहां अपनी एक ऐसी ताकत, जिसे कासिम सुलेमानी द्वारा ट्रेंड की हुई ताकत कहा जाता है, वहां खड़ी कर ली। उसके बाद अगला नंबर आता है सीरिया का। सीरिया में बशर अल असद खुद एक शिया ताकत रहे। सीरिया में जो बहुसंख्यक है वो सुन्नी है, लेकिन शासन कौन कर रहे थे? बशर अल असद। बशर अल असद और बशर अल असद के पिता ने करीब 50 साल तक शासन किया। लेकिन वो जो शासन किया, खास करके 2011 के बाद जो शासन किया, वो ईरान की इन्हीं शिया मिलिशिया ताकतों के दम पर शासन किया था। वहां 2011 के बाद 2015 तक ऐसी ताकतें खड़ी हो गई थी। जब मिडिल ईस्ट में एक लोकतांत्रिक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो वहां ऐसी ताकतें लोकतांत्रिक आंदोलन को लेकर खड़ी हो गई थी जो बहुत ताकतवर थी, सुन्नी। उनमें जो आज के भी कई सारे जो नेता हैं जो अभी वहां कब्जा किए हुए बैठे हैं बशर अल असद के जाने के बाद, उनमें वही रहे, खास करके आईसिस और अलकायदा से जुड़े हुए। लेकिन उनको जो हिजबुल्लाह और दूसरी शिया ताकतें थी, उन्होंने उनको हरा दिया, और बशर अल असद का शासन वहां बना रहा। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी 2011 से 2015 तक कि किसी तरह से बशर अल असद को शासन से हटाया जाए, लेकिन रूस और ईरान की सहायता से वो शासन से नहीं हट पाए, क्योंकि वहां जो वो ताकतें थीं, खास करके शिया मिलिशिया थे, वो बहुत ताकतवर थे, और सुन्नी मिलिशिया जो थे वो लड़ नहीं पा रहे थे उनके। लेकिन अब बशर अल असद चले गए तो एक तरह से जो सीरिया के शिया मिलिशिया हैं वो भी लगभग खत्म हो गए, उनके पास कुछ बचा नहीं। इसी तरह से इराक में भी वो शांत है। ईरान की जो हालत है वो पतली हो गई है, अर्थव्यवस्था एक तरह से डामाडोल है, और महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग परेशान हैं। ईरान ने कहा है कि हमने इन किसी भी
मिलिशिया को तैयार नहीं किया है। ये भी बातें हो सकती हैं हालांकि अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन दूसरा अब आ रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच। अब इन्हीं सभी ताकतों का बनाने का मकसद क्या था ईरान के लिए? इन सभी ताकतों को बनाने का मकसद ये था, ईरान चाहता था कि अपनी ताकत बनाई जाए यहां, और अपनी ताकत वो उस वक्त तक, जब तक 7 अक्टूबर का हमला नहीं हुआ था इजराइल में, तब तक उसकी ताकत बहुत मजबूत हो गई थी, और उसी ताकत के जरिए ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत ताकतवर बना हुआ था, क्योंकि उसके पास मिलिशिया ताकत। लेकिन 7 अक्टूबर का हमला एक तरह से इन मिलिशिया ताकतों के लिए काल साबित, और इजराइल ने एक तरह से इनको नेस्तनाबूद कर दिया। अब देखते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स है, इनके खात्मे की कहानी कैसे शुरू होती है। देखिए, वैसे तो कहा जाता है कि जब पिछली बार आज से 5 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो कासिम सुलेमानी को मारकर बगदाद में उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है इसको खत्म करने की। लेकिन इसके असली खात्मे की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर को। हमास के कुछ लड़ाके इजराइल में 7 अक्टूबर को हमला कर देते हैं और वहां 1200 से ज्यादा लोगों को मार डालते हैं और 250 से ज्यादा लोगों को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद इजराइल अटैक करता है, और इजराइल के अटैक में फिलिस्तीन में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेबनान में हिजबुल्ला खत्म कर दिया जाता है। सीरिया में बशर असद को सत्ता से हटा दिया जाता है। वहां की जो शिया मिलिशिया ताकतें थीं वो एक तरह से जमींदोज हो गई। तो वैसे तो देखिए, इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर तो लास्ट था इनका खात्मे का, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की थी? देखिए, ये जो ताकतें थी, ये शिया मिलिशिया ताकतें, ये ना सिर्फ अमेरिका इजराइल के लिए खतरा थी, वहां के जो सुन्नी मुल्क थे उनके लिए बहुत बड़ा खतरा। पहले लेबनान में खतरा हुई, फिर यमन में खतरा हुई, सीरिया में, और फिर अलग अलग जगह। अब सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को लगने लगा था कि ईरान हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकता है, और ईरान को कमजोर करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी के प्रिंस सलमान के बहुत अच्छे संबंध थे। खास करके डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद थे जैड कुशनर, उनके सलमान से बहुत अच्छे संबंध, और इन्हीं संबंधों के बलबूते एक ये तैयारी हुई और कासिम सुलेमानी को मार दिया जाता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बाद में चले गए, और डोनाल्ड ट्रंप के जाने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाई बातें। लेकिन 7 अक्टूबर को इन्होंने इजराइल पर हमला करके वो खेल खत्म कर लिया। इजराइल और अमेरिका से पंगा लेकर इन्होंने अपनी ताकत को खत्म कर दिया। जो सुन्नी मुल्क थे वो इनका सामना नहीं कर पाते थे, जो शिया मिलिशिया थे। ईरान की शिया ताकतें बहुत ताकतवर हो गई थी, सुन्नी मुल्कों के बस का नहीं था उनका सामना करना, और वहां बहुत ताकतवर हो गए थे। लेकिन सुन्नी मुल्कों ने बहुत जबरदस्त तरीके से खेल खेला, और पीछे से, हालांकि वो इजराइल के हमले के विरोधी रहे हमेशा, लेकिन वो अंदर से बड़े खुश थे, क्योंकि एक तरह से इजराइल जो था ना, वो इन सुन्नी मुल्कों के दुश्मनों को निपटा रहा है एक एक करके। अब ऐसे में वो अंदर से तो खुश होंगे, बाहर से वो भले ही कितनी मीटिंग करें, भले ही कुछ करें, लेकिन अंदर से बहुत खुश। फिलहाल जो समय है, इस समय में एक तरह से जो सुन्नी ताकतें हैं वो ताकतवर बनकर उभर रही हैं। खास करके तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान खलीफा, जो अपने आप को खलीफा कहना शुरू कर रहे हैं, उनको बड़ा चस्का है कि ऑटोमन साम्राज्य में फिर से लौटे और तुर्की तमाम जो मुस्लिम शक्तियां हैं उनका नेतृत्व। ऐसे में ताकतवर सऊदी अरब अर्दोगान का नेतृत्व स्वीकार कर पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सीरिया में बशर अल असद को हटाने के बाद जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो हीरो बन के उभरे हैं, और अपनी ताकत उन्होंने दिखा दी है, कि उन्होंने दिखाया है कि भाई वो सीरिया में बशर अल असद को उन्होंने हटा दिया, और उधर लीबिया में भी वो बहुत ताकतवर हो गए। तो इन्होंने भी अपनी उसी तरह की फौज बनानी शुरू कर दी है तुर्की के शासक ने, जैसे ईरान ने अपने मिलिशिया बनाने शुरू। तो इनके जो मिलिशिया हैं वो कहां लड़ रहे हैं? वो लड़ रहे हैं लीबिया में, वो लड़ रहे हैं सीरिया में। तो अभी इराक में भी चांसेस है, तो इराक में भी कुछ होगा सत्ता परिवर्तन का, तो ये भी देखना है। हालांकि बहरीन में भी कुछ ऐसा है कि बहरीन में जो आबादी है वो शिया ज्यादा है, और वहां ताकत है अभी सुन्नी की। तो अभी बहरीन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उनके जो सबसे बड़े गुरु हैं शियाओं के, ईरान वाले खामनोई, वो बेचारे कमजोर हो गए हैं, तो अभी वहां चांसेस। लेकिन अब दो चीज है, अभी सुन्नी जो ताकतें हैं, क्या इन सुन्नी ताकतों में आपस में सामंजस्य बन पाएगा?
हालांकि चीन बड़ा कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन को बड़ा फायदा है, क्योंकि यहां अगर इनमें सामंजस्य बनता है तो चीन के साथ इनकी दोस्ती होगी और चीन का वहां व्यापार बढ़ेगा। तो चीन और रूस पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इन लोगों को एक साथ बिठाया जाए। सऊदी अरब और ईरान को भी एक साथ बिठाया, लेकिन बैठने का कोई फायदा नहीं। जो सुन्नी ताकतें हैं, सुन्नी ताकतें भी क्या आपस में बैठ पाएंगी, ये भी देखना। क्या अर्दोगान 2027 का चुनाव जीत पाएंगे? क्यों जीत पाएंगे? मतलब वहां यह है कि वहां संविधान संशोधन करना पड़ेगा उनको आगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर वो संविधान संशोधन नहीं कर पाते हैं अर्दोगान, तो वो अगली बार सत्ता में नहीं आएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। वो उनका जो टाइम पीरियड है वो पूरा हो जाएगा 2027 में। तो 2027 तक अभी अर्दोगान शासन में रहेंगे, लेकिन 2027 से पहले क्या कुछ होगा? क्या जो अभी सुन्नी ताकतें हैं वो आपस में सामंजस्य बना पाएंगी? कोशिश हो रही है, लेकिन सामंजस्य बनना बड़ा मुश्किल है। अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद साबित होगा, क्योंकि तुर्की खुद नेटो का सदस्य है और तुर्की को F-35 नहीं देने का निर्णय भी जो था वो डोनाल्ड ट्रंप ने ही लिया था। तो अभी देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इधर क्या लेते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अर्दोगान के साथ अपने रिश्तों को बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन देखना है कि क्या होगा। वहीं सऊदी के लिए ये बड़ी खुशी होगी कि सऊदी के जो प्रिंस हैं सलमान, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप के उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। तो वो भी देखना होगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और क्या होता है। अभी सुन्नी ताकतें अब कैसे बढ़ती हैं, क्योंकि ईरान बहुत कमजोर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद तो अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा। और भी प्रतिबंध लग सकते हैं ईरान पे, तो वहां कोई आंदोलन ऐसा ना खड़ा हो जाए जो ईरान में खामनोई शासन का अंत की ओर ले, क्योंकि वहां बहुत सारे आंदोलन, खास करके बुर्के को लेकर, महिलाओं की आजादी को लेकर जो आंदोलन चल रहे हैं वो सड़कों पर आए हैं और बहुत सारे लोगों को खामनोई सरकार ने वहां फांसी तक की सजा दी है। तो अभी देखना यह होगा कि ये आंदोलन कितने ताकतवर होते हैं, क्योंकि आंदोलन सत्ता से बाहर कर देते हैं किसी को। तो अभी देखना है कि आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।